आज तो पिछले 50 साल तो टेलीविज़न की प्योद तैयार हुई और 10 साल से मोबाइल की प्योद तैयार हो रही है। बच्चा रोए तो उसकी माँ मोबाइल पे कोई लगा के कुछ दे देती है, वो मोबाइल देखता देखता बड़ा होता है, फिर ऐसा ही जाट बनेगा। मोबाइल का प्रोडक्ट है। आपके पास टाइम नहीं, किसी के पास। आज तो ऐसा बुरा हाल हो गया, एक एक घर में कई कई फ़ोन है। घर के अंदर घुस जाओ, 4 आदमी बैठे हैं, चारों के हाथ में फ़ोन है, चारों फ़ोन पे लगे हुए, बात नहीं कर रहा कोई आपस में। कहाँ जा रहे हैं? तो सामाजिक उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता। क्रिटिसिज्म से समाज नहीं सुधरता, उस पर काम करना पड़ता वास्तविकता। मगर काम होगा नीचे से, नीचे से काम होगा। काम करेगा पहले, सबसे पहले महिलाओं का योगदान होता है, जो अच्छी नस्ल तैयार करती हैं। उनको समाज में इन्वॉल्व नहीं करते हम, उनको शामिल नहीं करते, उनको सिखाते नहीं, उनको बताते नहीं। कोई भी सामाजिक गोष्ठी हो, अपने आप जाके चौधर करके आ जाते हैं। वो बेचारी जानती नहीं तो बताएगी क्या, सिखाएगी किसको? और क्या सिखाएगी? जितना उसका ज्ञान है उतना सिखा देगी। उसको तो फुर्सत ही नहीं मिलती है दूसरे कामों से। तो ये जो मामला है, इसको सुधारना पड़ेगा, इसकी तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। समाज में अभी भाई ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित तौर पे हमने प्रगति की है, लेकिन कभी भी आदमी को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। ज्ञान की गुंजाइश और सीखने की गुंजाइश मरने तक बनी रहती है। हमको जिला स्तर पे कोई इस तरह का एक अपना सेंटर हमारा हो, जो हमारे बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग का काम करे। किस तरह से उनका भविष्य निर्माण होगा। अगर हम आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज तो सरकार ने बना रखे हैं, उनका उपयोग कर लें, उसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है बनाने की। लेकिन उसके बाद भी एक कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। आप अमरोहा में मेरे ख्याल से जिले के हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद शहर में घर बना लिया होगा। कोई सेंटर बने, वो घंटा 2 घंटा दें। कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, कोई वैज्ञानिक है, वो बैठे वहाँ पे, बच्चे आएँ। और बच्चों को बहुत जल्दी ये बातें फैलती हैं कि हमारा एक सेंटर बन गया, वहाँ पे मैथ्स का मास्टर मिलता, वो मैथ की प्रॉब्लम बहुत अच्छी निपटाता। वहाँ साइंस का मास्टर है, वहाँ कोई इंजीनियर है, वहाँ एक फौजी है जो फौज में कैसे जाया जाए वो बताएगा, वहाँ पुलिस वाला। बनाओ ना आप कोई सेंटर ऐसा, सार्थकता लगे समाज के संगठन की, समाज को दिशा मिले, समाज आगे बढ़े। हमको करना पड़ेगा इस पे। ऑल इंडिया जाट महासभा में दारा सिंह जी अध्यक्ष बने। सबसे पहले हमने कहा कि बिरादरी की आर्थिक उत्थान के लिए काम करेंगे, और हमने ओबीसी को लेके लड़ाई शुरू की और राजस्थान को चुना हमने। राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन बना, और बड़े आंदोलन का ये नतीजा हुआ, एक राज्य में एक रात में 3 आरक्षण मिले हमें। राजस्थान में राज्य का भी मिला, केंद्र का भी मिला, और दिल्ली में एक ही दिन ऑर्डर हुए। ये उस आंदोलन का नतीजा था। हमने पहला मेमोरेंडम चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व में वीपी सिंह को दिया था जाके, जब जाट आरक्षण के विरोध में आंदोलन कर रहा था। तब हमने एक आवेदन तैयार किया था कि ये बिरादरी, इसको फंसा दिया गया। आरक्षण का विरोध करके हम नहीं बचेंगे, आरक्षण में शामिल होकर बच पाएंगे। अजीत सिंह जी इस बात से सहमत थे। 117 सांसद और मंत्रियों के साइन करा के वीपी सिंह को हमने मेमोरेंडम दिया। उन्होंने कहा भाई जाट तो विरोध कर रहा। हमने कहा भाई विरोध जाट आरक्षण का, विरोध मंडल का नहीं कर रहा। आपने देवीलाल जी का अपमान किया, ऐसा जाट मानता। आपने देवीलाल जी को बर्खास्त किया, जाट आपसे बदला लेना चाहता देवीलाल जी के अपमान का।
और आपने भी आरक्षण जो है वो किसी जाति का के साथ न्याय करने के लिए नहीं दिया। जब चौधरी देवीलाल ने 9 नवंबर की वोट क्लब पे रैली रख दी तो जो लोग मौके की तलाश में थे कि जाटों की चौधर का इलाज कर दिया जाए, चौचरण सिंह का लंबे समय तक नेतृत्व था थर्ड फ्रंट पे, उन लोगों ने वीपी सिंह को घेर लिया और उन्होंने कहा कि ये जाटों को रोकने का एक ही तरीका कि ओबीसी को लागू कर दिया जाए, जाटों को छोड़ के ओबीसी को लागू कर दिया जाए। ना तो वीपी सिंह की मंशा थी किसी को न्याय देने की, वो केवल अपना बचाव कर रहा था देवीलाल से, इसलिए मंडल लागू किया। और ना देवीलाल की कोई मंशा थी कि कुछ देवीलाल जो है उस मंडल की आड़ में, विरोध की आड़ में जो है वो अपना बदला ले रहा था, उसमें पिस गई ये बिरादरी। उसका नुकसान आज हम उठा रहे हैं। 95 में ये नोटिफाई हुआ, आज 28 साल से हम उससे वंचित रहे। हमने फिर 98 में वो चैप्टर शुरू किया। जब राजस्थान, दिल्ली और उसमें हो गया, दिल्ली में भी चौधरी अजीत सिंह को मैं लेके गया शीला दीक्षित के यहाँ। साहब सिंह नहीं कर पाए उसे, 97 में साहब सिंह हट गए। 99 में हमने चौधरी अजीत सिंह को कहा ये शीला दीक्षित आपकी बात मानती है, हमारा मामला इसके यहाँ पेंडिंग है, आप चलो तो ये काम हो जाए। हम मिले शीला दीक्षित से, एक दिन में हमने दिल्ली का वो नोटिफाई करा लिया था अपना। जब वो हो गया तो हमने कहा कि यूपी में शुरू करें, आपका इलाका तो लोकदल से ज़्यादा प्रभावित था, लेकिन इनका इलाका, यहाँ के जाट में और वहाँ के जाट में थोड़ा फर्क है। यहाँ के जाट का टेम्परामेंट आर्य समाज का है प्रभाव यहाँ तक, ये जो है मथुरा में राधे राधे वाले हैं, तो ये थोड़े से बीजेपी के डब्बे में चढ़ गए थे। हमने कहा कि चोट वहाँ मारो, बीजेपी को दर्द दो। और प्रताप हमारे युवा के अध्यक्ष थे ऑल इंडिया के, हमने इनको कहा तैयारी कर ले भाई। सादाबाद में हमने मीटिंग करी, चौधरी अजीत सिंह, देवगौड़ा, दारा सिंह जी और अनेक स्थानीय नेता, 1 लाख की भीड़ थी और हमने बिगुल वहाँ से बजाया। फिर हमने बलदेव में, कोसी में ऐसे मीटिंग की तो लखनऊ में चर्चा हुई कि ये तो बीजेपी में बड़ी मुश्किल से आए थे, चौचरण सिंह की बेल्ट थी और ये वापस खिसकेंगे। तो सरदार सिंह को, लक्ष्मी नारायण को, जो लोग बीजेपी में थे, इनको लगाया गया कि तुम मांग करो, देना तो पड़ेगा लेकिन मांग तुम करो ताकि क्रेडिट हमें मिले। तो वो लगे, हमको तो आरक्षण चाहिए था, हमें कोई मांग करे और कोई क्या करे, हमें कोई लेना देना, हमारा काम हो गया। राम प्रकाश गुप्ता ने उसको नोटिफाई कर दिया। राम प्रकाश गुप्ता का स्वागत किया दिल्ली में, हमने अभिनंदन किया, अच्छा भला आदमी था वो कहने लगा मैंने पता क्यों दिया जाटों को आरक्षण, मैं जाटों का ऋण था मेरे ऊपर। मुझे चौधरी चरण सिंह ने 1967 में उप मुख्यमंत्री बनाया था, मैं उस ऋण से उऋण होना चाहता था, आपको आरक्षण देके मैं उससे उऋण हो गया। आज कई कहते फिरते हैं, बोला मैंने करा दिया, वो करा दिया चौधरी चरण सिंह ने, उसके हृदय में बैठ गया राम प्रकाश के में, वो चौधरी चरण सिंह की वजह से, वो स्वयं उन्होंने कहा। तो ये चलते हैं ये सारे मामले, हमारा मध्य प्रदेश में हुआ, हिमाचल में हुआ, गुजरात में, आंध्रा में, लेकिन बच गया हरियाणा और दिल्ली सेंट्रल सर्विसेज के लिए। तो हमारे साथ कुछ साथी थे, उनको रास नहीं आई ये भाई कि ये कह रहा है कि वो मुकदमे आरक्षण के अभी बाकी हैं। ऑल इंडिया जाट महासभा में किसी पे मुकदमा हुआ ही नहीं भाई आरक्षण में, हम ऐसे कर्म करते ही नहीं जो अपने भाइयों को मुकदमे में फंसाएं। वो जो आया था ना जिसने मुकदमे बनवाए,
उसके बाद मूसी का आरक्षण भी नहीं हुआ, जाट का तो छोड़ दे। कहीं आरक्षण नहीं हुआ। अब वो तो आपको सोचना था कि उसने मुजफ्फरनगर को छोड़ के आपको क्यों पकड़ा, पोली धरती थी ना। अभी हमने ये 20 तारीख का आंदोलन रखा तो उसने फड़फड़ी ली है, कल किया उसने दिल्ली में एक सम्मेलन। इस तरह के जो करेक्टर होते हैं ना, वो मतलब शरारत के बगैर रहते नहीं। कल किया उसने और कह रहा, कल मैं हिसार था, हमको पता है कि हरियाणा में हम बात कर रहे हैं तो हरियाणा के भाइयों का फायदा नुकसान किस बात में। अगले साल हरियाणा में चुनाव है, हम आरक्षण की बात को वहां उठा के 35-1 नहीं करना चाहते। हमने बोला ही नहीं वहां पे हरियाणा की बात। हमको पता है हम बोलेंगे तो हरियाणा को नुकसान होगा, हमने कहा ही नहीं। लेकिन उसने कल फैसला किया वो 26 तारीख को रोहतक में करेगा, यानी कि 35-1 फिर कराएगा ताकि इलाज हो जाए अगले चुनाव में हरियाणा का। फिर हमारी रणनीति अलग रहती है, हम नहीं पड़ते इन चक्रों में। वो सेनापति क्या जो अपनी सेना को लहूलुहान करा दे, मरवा दे, खुद बचो, सेना को बचाओ और दुश्मन पे वार करो। किसान आंदोलन हम चला रहे थे, हमारी रणनीति एक थी टोटल कि जीत के जाएंगे और नुकसान नहीं होने देंगे। कई आते थे वहां पे, कहला दिल्ली की तरफ बढ़ लो। मैंने कहा जिस दिन आंदोलन खत्म करना हो उस दिन दिल्ली की तरफ कदम बढ़ा लेना। ये सामने जो पुलिस वाले हैं ये नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार नहीं है, ये हमारे भाई खड़े हैं। सरकारी लाठी, सरकारी बंदूक है। जैसे ही हम बैरिकेड पे चढ़ेंगे पहले पानी चलेगा, फिर लाठी चलेंगी, हमारे बच्चे पत्थर फेंकेंगे, फिर गोलियां चलेंगी। 100-200 मरवा के यहाँ से भागना पड़ेगा, कुछ है नहीं। एक खबरदार किसी ने यहाँ से कदम बढ़ाया, यहाँ चाहे 10 साल हो जाए यहीं बैठेंगे, यहीं इस सरकार के घुटने रगड़वाएंगे। हरियाणा वाले हैं एग्रेसिव, उन्होंने 45,000 मुकदमे बनवा लिए थे। लेकिन आंदोलन जब हम खत्म करने लगे तो पहले दिन जब खत्म किया हमने, जब 45,000 मुकदमे वापस हो गए थे उनके। हम अपनी फौज को ऐसे छोड़ के भागते नहीं, लेकिन अगर आप गलत डिब्बे में बैठोगे तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह का परेशानियां और इस तरह का। परसों मुझे हरियाणा में मिला एक लड़का, मीटिंग थी झज्जर में परले दिन। कह रहा भाई साहब मैं 2 साल जेल में रह के आया हूँ और मेरे जिले के 34 बच्चे हैं जिन पे मुकदमे हैं। और बोले हमने उससे कही, उसके पास 3.5 करोड़ रुपए समाज के थे उन बच्चों को छुड़वाने के लिए, उसने 25 एकड़ जमीन खरीद ली उसकी। और उन बच्चों को कहने लगा मैंने कहा था तुम जाके बस जड़ाओ। उनको डांटा उसने। तो नेतृत्व आपको चुनना है भाई, हम तो क्या कह सकते हैं। हम तो आपको रोकने आए नहीं, हमें पता था भाई आपके बुखार चढ़ रहा, और जाट को जब बुखार चढ़ जाए तो उसको उल्टा नहीं हटा सकता कोई भी आदमी। हम नहीं आए यहाँ पे, मगर हम रोआ नहीं जाना और कहीं भी चल पड़ो, क्योंकि हम रोआ में बुखार चढ़ा हुआ है। जाट को बुखार चढ़ जाए तो फिर उसके सामने नहीं पड़ना चाहिए। वो तो फिर थोड़े बहुत दिन में वो सोचता है, बोला यार बहन जो तो नाश हो गया और गलत फंस गए। तो कहने का मतलब ये है, अब उसने मेरठ मीटिंग थी, देखी थी ना, मेरठ में जाट संसद हो रही थी। 2 राजस्थान के ठग हैं, वो पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय संसद करते हैं। एजेंडा उनका किसी को, उनको खुद भी नहीं पता एजेंडा क्या है, कहाँ से पैसा आता है, किस तरह की वो संसद करते हैं, एजेंडा पता ही नहीं है उनको। वहाँ प्रेस वालों ने घेर लिया, भाई आरक्षण पे क्या ओपिनियन है। बोले आरक्षण हमारा एजेंडा नहीं,
हम तो इस बिरादरी को जागरूक और संगठित कर रहे हैं। जिस बिरादरी को छोटूराम जागरूक कर गए, जिस बिरादरी को चौधरी चरण सिंह जागरूक कर गए, जिस बिरादरी को महेंद्र सिंह टिकैत जागरूक कर गए, तुम क्या जागरूक करोगे इस बिरादरी में? ये तो बिरादरी को सोचना है ना। हम उनका ही विरोध करने कहीं नहीं जाते, लेकिन ऐसे एलिमेंट का सहयोग करना भी गुनाह होता है, बिरादरी का नुकसान होता है उससे। आप गलत लोगों को पकड़ोगे। हमारी जाट महासभा का नियम 1998 में दारा सिंह अध्यक्ष बने, बैठ के मीटिंग की। वो कहने लगे कि जाट महासभा की मेंबरशिप में पैसा नहीं लिया जाएगा। रेजुलेशन में, बाईलॉज में डाला, जो जाट के घर में जन्म जिसने ले लिया वो जाट महासभा का मेंबर। कोई किसी किस्म की चंदाखोरी जाट महासभा नहीं करेगी। हमारी संस्था ने 25 साल से किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। हम दुकान नहीं चला रहे हैं। हम जैसे भी करें, जिस तरह से भी करें, समाज में एक पैसा लेते नहीं किसी भी कार्य के लिए। आपकी मीटिंग है, आपने सोफे पे बैठ के करा दी तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर बैठ के करा देते तो भी हम इसी हिसाब से बोल के चले जाते। हमको कोई ना हॉल चाहिए, ना हमको सोफा चाहिए। खर्चा अगर नहीं है, आप खरड़ बिछा लो, दरी बिछा लो, ना बिछाओ, हम तो किसान हैं। पैसा किसके लिए चाहिए? सामाजिक कार्य के लिए पैसा कहाँ आता है? समय दे दो, आप समय दे दो, समय दे दो, उतने में ही बहुत कुछ हो जाता। तो मेरा आपसे निवेदन, बहुत बातें हो गई हैं, ये आरक्षण में वो रह गई बात। हम लगे हुए थे, 2013 में से कोई गया था वहाँ तालकटोरा में? 2013 में बहुत अच्छा सम्मेलन था। जितने सम्मेलन हमने किए उसमें सबसे अच्छा सम्मेलन था। कैप्टन साहब अध्यक्ष बने थे, सबसे अच्छा सम्मेलन था। दूसरे दिन कैप्टन साहब का फोन आया, भाई आजा बात करनी है। मैं गया, सब गए हम लोग महासभा के। वो कहने लगे सोनिया जी ने रात को बधाई दी और मुझे बुलाया, मैं आज गया था वहाँ, और उसने ये कहा कि मैं आपकी मांग से सहमत हूँ, मैं जाटों को आरक्षण दूंगी, आप अपनी डिमांड को जारी रखो। ये हमारे अध्यक्ष ने कहा। हम लगे रहे, कमीशन बना, रिपोर्ट कमीशन को रिपोर्ट करने को कहा 1 महीने में। कमीशन हमारे खिलाफ था, हमारे खिलाफ रिपोर्ट दी कमीशन ने। तो मुझे एक मेंबर कहने लगा ओबीसी कमीशन का, बोला जिसकी वकील सोनिया गांधी हो उस बिरादरी को टेंशन लेने की क्या जरूरत है, कमीशन कुछ भी लिख दे, जाट को आरक्षण मिलेगा। मार्च आ गया, अप्रैल में चुनाव की घोषणा होनी थी 5 तारीख को। 3 तारीख को अजीत सिंह और भूपेंद्र हुड्डा ने अपना रिजाइन लिखा। रिजाइन लिख के सोनिया के पास गए, या तो हमारी बिरादरी को आरक्षण दे दिया जाए, ना हमारा इस्तीफा ले लिया जाए। हम अपनी बिरादरी से वायदा कर चुके हैं, आरक्षण दिलवाएंगे। आप समय निकल गया, ये हमारे इस्तीफे, हम नहीं रह सकते। इतना प्रेशर बना उसमें, वहीं रेजोल्यूशन बना, वहीं कैबिनेट की मीटिंग में, और वहीं अप्रूव हुआ, वहीं आरक्षण की घोषणा हुई। उसको नोटिफाई कराया गया, उसका गजट कराया गया, 1 दिन में सारा काम पूरा प्रोसेस से कराया गया। वो मेरठ में कह रहा कि सरकार मेरे से डर गई इसलिए आरक्षण हुआ था। क्या है भाई तू? एक भाई कह रहा वहाँ मेरठ में भाषण दिया, सुन लेना। बोला सरकार मेरे से डर गई थी इसलिए आरक्षण हो गया। सरकार अमरिंदर सिंह, भूपेंद्र सिंह और अजीत सिंह जैसे वकील थे बिरादरी के पास, इसलिए आरक्षण हुआ था। आज वकील नहीं, बीजेपी के सांसदों के पास जा रहे हैं। सार्वजनिक तौर पे आज भी आपके माध्यम से आह्वान कर रहा हूँ, भाई तुम हमारे भाई हो, सांसद हो,
मंत्री हो, हमारे वकील बन जाओ। एक भाई ने तो बयान दिया, भाई मैं थारे पीछे रहूंगा। तेरे को इसलिए सांसद बनाया था, पीछे रहेगा? आगे रहे भाई, हमको वकील की आवश्यकता है। अभी तो हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, हमको पता है कि केंद्र में आरक्षण मिलेगा तो बीजेपी देगी, और बीजेपी देगी तो ये बीजेपी के सांसद हमारे वकील बनेंगे तब मिलेगा। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई दल नहीं, कोई राजनीति नहीं। हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे वकील बनके अपने नेताओं को सहमत करो, जैसे उन लोगों ने किया था उस टाइम पे। इस 20 तारीख के सम्मेलन में अभी तक तो हम आशा ये लगा रहे हैं शायद इनकी जमीर जाग जाए, ये हमारे वकील बन जाएं और उस दिन कोई मिरेकल हो जाए। मिरेकल ही है, वैसे तो मामला टेढ़ा ही है। मिरेकल होगा तो इन भाइयों का धन्यवाद भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे और इनका लौटाएंगे भी। और नहीं होगा तो भाई उल्टा फूटा भी ठोकेंगे। क्या करेंगे वो? कुछ तो करेंगे ना। मैं आपको झूठ बहका के नहीं ले जा रहा हूं कि 20 तारीख में वहां कुछ हो जाएगा। एक आशा और उम्मीद से जा रहे हैं। जैसे 2013 में आपके जाने से सोनिया का मन बदल गया था, हो सकता है सद्बुद्धि अटल भी इसको भी आ जाए मोदी को, क्योंकि इसने 2015 में ये कहा था मैंने जाटों का नमक खाया, मैं वायदा करता हूं। तो याद दिलाने जा रहे हैं भाई यार, वायदा था तेरा, तेने किया नहीं, हम आगे। अमित शाह ने कहा था मेरी मूंछ का बाढ़ ले जाओ, मैं वायदा करता हूं। तो उसको कहेंगे भाई वो बाढ़ ले ले, उल्टा रखा है हमारे पास, काम कर दे हमारा। तो इस काम के लिए जा रहे हैं। जो सब सुन ली उन्होंने, ठीक है, ना सुनी तो कोई उल्टी बात करेंगे उस दिन फिर। और अपने पास है क्या? आदमी क्या होता है, जब उसका कुछ नहीं होता तो गाड़ी गुड़ी देता ना, फिर वही देंगे। तो आप आए।